बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं और खैर रमज़ान के एक नए एपिसोड के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल रमज़ान का महीना अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। एक जानिब ये खुशी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये महीना अता किया और दूसरी जानिब थोड़ी सी परेशानी भी है कि ये रहमतों बरकतों भरा महीना हमसे रुखसत हो रहा है और यकीनी तौर पे हम उस तरह से इस महीने से फ़ायदा नहीं उठा पाए जैसा उठाना चाहिए था। लेकिन हम आज के भी इस सिलसिले में कोशिश करेंगे कि जो भी हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो सके वो ज़रूर करें। ये खैर रमज़ान है और मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आपका 28वां रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा होगा। चंद घंटे बाकी हैं, ये भी अच्छे होंगे और एक गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन स्टिल जी आज थोड़ा बेहतर हुआ है वैसे मौसम। वैसे कंपैरेटिवली कल रात से बेहतर है और फोरकास्ट भी है बारिश की वजह से। हाँ, फोरकास्ट भी है, मैंने कुछ जगहों पे देखा है। सो अल्लाह करे हो जाए तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। खैर जी, हमने प्रोग्राम का आगाज वैसे तो हम उम्मीद तौर पे नात शरीफ से करते हैं और आप से अपने टॉपिक का भी इंट्रोडक्शन करवाते हैं, वो भी करवाएंगे, लेकिन कुछ हालात हाज़रा पे भी नजर डालना जरूरी है। और इस वक्त जो पंजाब इलेक्शन का मामला है, इस पर जो आईनी जंग है वो शिद्दत इख्तियार कर गई। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा की जानिब से अगर बात की जाए तो मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने का मुतालबा किया जा रहा है। इसी से मुतल्लिक आज वजारत दिफा की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अहम समात की। समात के दौरान बेंच ने वजारत दिफा की जो दरख्वास्त है उसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया और उसे नाकाबिले समात करार देते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि केस का फैसला आ चुका, पीछे नहीं हट सकते, अब आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से फंड्स की फराहमी से मुतालिक दोबारा जो जवाब है वो तलब करते हुए कहा है और बल्कि खबरदार किया है कि अगर इंतखाबात के लिए फंड्स ना दिए गए तो संगीन नताइज आ सकते हैं। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस के भी इंतहाई अहम रिमार्क सामने आए। सियासी जमातें इलेक्शन की तारीख पर एक मौके पर आ जाए तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है, ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं। अगर सियासी जमातें इलेक्शन की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत उनके साथ है, ये भी एक अच्छे रिमार्क सामने आ रहे हैं। सोल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों को तलब करते हुए समात कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की जो सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा हैं, उन्होंने भी इस्लामाबाद में आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई थी, उसमें भी शिरकत की और कुछ अहम बातें की हैं। हमारे साथ इस वक्त अकील अफजल, हमारे नुमाइंदे ऑल द वे लाइव फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं। उनसे जरा इस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स लेते हैं और खास तौर पर जो रिमार्क्स सामने आए हैं ये बड़े अहम हैं। अकील, उम्मीद है आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या तफसीलात हैं जी? बड़े अहम रिमार्क्स हैं जो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने दिए हैं आज इस केस को लेकर, तो क्या लगता है कि मामला मजीद बहरान की तरफ जाने के बजाय हल की जानिब जाता नजर आता है? अकील, देखें, आज की समात जो है वो मैं तो ये कहूँगा कि हौसला अफजा रही। सियासी माहौल के लिए, मुल्क में जो टेंशन का माहौल था उसके लिए बड़ी हौसला अफजा रही। आगाज़ बिल्कुल उसी तरह हुआ जिस तरह आपने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से सख्त सवालात अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से पूछे गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब समात शुरू हुई वो भी कुछ मुस्तरिब नज़र आए और उन्होंने कुरान पाक की आयात है जो नॉर्मली हमने देखा है कि इस तरह नहीं किया जाता, लेकिन आज की समात का आगाज़ कुरान पाक की आयात से किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक दुआ भी की कि अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे। और उसके बाद जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आए तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने सख्त सवालात पूछे कि फंड जारी करना हुकूमत का आईनी इख्तियार है, हुकूमत को ये इख्तियार दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो 10 अप्रैल के हवाले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था फंड जारी करने का, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया गया था कि इस फंड के जारी होने के बाद इसकी पार्लियामेंट से मंजूरी ली जाएगी, लेकिन मामला पार्लियामेंट को पहले भिजवा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? तो जब ये वाली ऑब्जर्वेशंस अदालत ने सामने रखी तो उससे यूँ लग रहा था कि जैसे का मामला तौहीन अदालत की तरफ चल पड़ा है, मामला उस तरफ जाएगा और अल्टीमेटली शायद वज़ीर आज़म या कोई दूसरे हुकूमती अहदेदार को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेस की भी बात हुई, लेकिन इस केस के अंदर कोई 20 मिनट की समात के बाद जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को ब्रीफ किया और बताया कि जो हुकूमत की में शामिल सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से एक कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 3 रुकनियाँ कमेटियाँ भी तश्कील दे दी हैं जो कि अपोजिशन की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करेंगे। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट का भी कहा और बल्कि चीफ जस्टिस ने नाराज़गी का इजहार किया कि इलेक्शन कमीशन ने जो मौक़िफ़ कल की रिपोर्ट के अंदर अपनाया है वो इससे पहले हमारे सामने रखा ही नहीं गया। वो मौक़िफ़ क्या था? इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया था कि जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन करवाना फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। और
और एक ये भी मौक़िफ़ अपनाया गया कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ करवाए जाएँ। इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर जो आखिरी पैरा था वो बड़ा अहम था, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को पढ़ने का कहा। उस रिपोर्ट के उसके आखिरी पैरे के अंदर ये कहा गया था कि ऐसा नहीं है कि इलेक्शन जैसे भी हो जाए, बल्कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो और इस ऐसे माहौल में हो कि जो फ्री कैन उसको कबूल भी करें। मसलन इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर 1970 और 1970 दो इंतखाबात का जिक्र किया कि ये दो इंतखाबात थे जब फेजेस के अंदर इलेक्शंस करवाए गए, लेकिन दोनों इंतखाबात कंट्रोवर्शियल रहे। 70 के इलेक्शन में तो जो सियासी जमातें पहले हिस्से के फेज के इलेक्शन जीत गई, वो दूसरे फेज में उन्होंने बाइकआउट तक कर दिया। जब ये पैरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल के पढ़वाया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर कहा कि ये तो वो मौक़िफ़ है जो इलेक्शन कमीशन ने हमारे सामने रखा ही नहीं है। हमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से केस के अंदर 27 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक ये केस चला, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक ही मौक़िफ़ अपनाया गया कि अगर हमें सिक्योरिटी और फंड दे दिए जाएं तो हम इलेक्शन करवा देंगे। लेकिन ये जो फंड है और ये जो नुकात कल इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट के अंदर रखे हैं, ये हमारे सामने नहीं रखे गए। फिर उसके बाद मजीद हौसला अफजाई कार्रवाई जो है वो उस तरफ तब आगे बढ़ी जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वजारत दिफा की जानिब से जो रिपोर्ट है और उसमें कहा गया है कि 4 अप्रैल के जो हुक्म है उसे वापस लिया जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक हुक्म है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। हाँ, आगे बढ़ना है, अब आगे बढ़ने के लिए रास्ता निकालना है। जो वजारत दिफा के हुकाम की जानिब से सेक्रेटरी दिफा, डीजी मिलिट्री ऑपरेशन, डीजी ISI की जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई थी, अदालत ने उस पर भी इत्मीनान का इजहार किया कि उस ब्रीफिंग के अंदर जो हमें तफसीलात मिलिट्री ऑपरेशंस की बताएगी वो तफसीलात भी हमें पहले किसी ने आगाह नहीं की, जबकि DGMO ने बहुत तफसीली तौर पर अदालत को आगाह किया। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि गुज़िश्ता 36 घंटों के अंदर नहायत अहम पेशरफ्त हुई हैं। उन्होंने बताया कि उनकी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है और जिसमें दोनों बड़ी जो इत्तेहादी सियासी जमातें हैं उन्होंने, और इसके साथ साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM का भी बताया कि इन्होंने असूली तौर पर इत्तफाक किया है कि अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तफाक राय के साथ कोई तारीख दे दी जाए और इलेक्शन की तरफ जाने का कोई हल निकाला जाए। तो और ये भी कहा कि इस सिलसिले में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की वज़ीर आज़म और इमरान खान दोनों से भी मुलाकात हुई है। ठीक है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अदालत के अंदर हदायत दी कि इस हवाले से तमाम सियासी जमातें जो हैं वो कल उनके सीनियर रहनुमा अदालत के अकील, आप जरा लाइन पे रहिए। बड़ा तफसीली अंदाज से आपने बताया और पहलू ऐसे हैं जो हमने आपसे पूछने हैं, लेकिन इस वक्त हमें शाह महमूद कुरैशी साहब सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जरा उनकी जमात का मौक़िफ़ आज की समात पे ले लेते हैं। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। हमें अभी हमारे नुमाइंदे ने बताया और आपके डेफिनेटली इल्म में होगा जो आज रिमार्क्स अदालत ने दिए हैं। मैं सबसे पहले जो एक हतमी जिस जानिब अदालत गई है मैं उस पर पहले आपकी राय ले लेता हूँ। कल जो सियासी लीडरशिप है उसको मुअज़्ज़ज़ अदालत ने तलब किया है कि वो आएँ और सोल्यूशन निकालें, और आज भी जो मुख्तलिफ ऑप्शंस अदालत के सामने रखे गए तो अदालत ने कहा कि अब हमें आगे बढ़ना है, हुक्म तो हम वापस नहीं ले सकते। इसका मतलब ये है कि अब मामला शायद बहरान के बजाय किसी सोल्यूशन की जानिब जा सकता है। तहरीक इंसाफ किन खतूत पे सोच रही है इसको लेकर? ये ऐसी वैसे जो कि ना खत्म होने वाली है, जो स्कूल क्रिकेट की बात है। मैं बार-बार शाह साहब सुन पा रहे हैं आप हमें? मैं अर्ज कर रहा हूं, तहरीक इंसाफ तो हल चाहती है। जी। तहरीक इंसाफ तो चाहती है कि मुल्क को इस दलदल से निकाला जाए। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने लिखकर वहां पेश करने को तैयार थी इमरान खान का स्टेटमेंट कि हम इस मामले में एक सियासी हल निकालने के लिए तैयार हैं, हम गुफ्त शुनीद के लिए तैयार हैं, और लेकिन हम आइन के दायरे के अंदर गुफ्तगू कर सकते हैं ना, आइन से मावरा तो नहीं कर सकते, आइन से मुबरा तो नहीं हो सकते। तो आइन के दायरे के अंदर रहते हुए तहरीक इंसाफ ने हमेशा कहा है हम
गुफ्त शुनीद के लिए तैयार हैं। अभी जब अदालत का फैसले आने के बाद मेरी अभी चंद मिनट पहले अभी चेयरमैन इमरान खान से टेलीफोन पर बात हुई है। मैंने इनकी खिदमत में ये बताई है डेवलपमेंट। उन्होंने मुझे नामजद किया है कि कल मैं तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करूंगा और कल मैं अदालत उज़्मा पेश हो जाऊंगा। अच्छा, कल आप तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश होंगे। तो शाह साहब, एक तो ये कि क्या आपके जहन में कोई लाया अमल भी है? एक तो आप कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले आपका कोई लाया अमल, आपका कोई मुसविदा ऐसा है जो आप सामने रखेंगे कि ये हमारे लिए काबिल कबूल है तहरीक इंसाफ की तरफ से? हम सुनना चाहेंगे हुकूमत से। इस वक्त आपने देखा कि कल हुकूमती इत्तेहाद की एक मीटिंग थी, बैठक थी, शहबाज शरीफ साहब उसमें बनफ्स नफीस खुद मौजूद थे। उसमें उनके इत्तेहाद की तकसीम सामने आ गई। आज अखबारात में सब लिखा हुआ है कि मौलाना फजल रहमान ने डायलॉग से साफ इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग नून खामोशी इख्तियार कर रही है, उसमें तकसीम दिखाई दे रही है। एक धड़ा है जो मुज़ाकरात के हक में है, एक धड़ा है राना सनाउल्लाह जैसे लोगों का जो मुज़ाकरात के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। ठीक है, इसी तरह वो उनकी पीडीएम की सरकार में यकसुई दिखाई नहीं देती। आइन बड़ा वाज़ेह है। हम क्या कह रहे हैं, आइन की इम्प्लीमेंटेशन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रास्ते में रुकावट आज पीटीआई नहीं है, सरकार है, पीडीएम सरकार है। कभी कहती है फंड्स अवेलेबल नहीं है, कभी कहती है सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। आज चीफ जस्टिस साहब ने जो वाज़ेह पोजीशन ली है, अब देखते हैं उनके पास क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कहते हैं। हम तो खुले ज़हन से मुल्क को इस भंवर से निकालने के लिए तैयार हैं। शाह साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इससे पहले आज जो ब्रीफिंग उनके इल्म में आई है, जिसमें डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस की ब्रीफिंग है, डीजी आईएसआई की ब्रीफिंग है, इस पे मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कहा है कि ये बड़ी मुफस्सिल ब्रीफिंग है और इत्मीनान का इजहार करते हुए अदालत का ये कहना था कि ये नुकात इससे पहले हमारे सामने नहीं रखे गए। और कल वजारत दिफा ने भी, जारी बात है तमाम हमारे अस्करी इदारे उसके अंडर ही आते हैं, उसने भी कल लिखा है कि जो इंतखाबात हैं वो एक ही तारीख पे होने चाहिए। और इस पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपना हुक्म तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन हमें आगे रास्ता निकालना है। तो इसका मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट भी बहरहाल ये सोच रही है कि इंतखाब एक दिन में एक दिन भी हो सकते हैं। तो आप जी आप एक चीज तो कोट कर रहे हैं और एक चीज को भूल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जंगों में भी, बरतानिया में हालत जंग में भी इंतखाबात हुए। इसको क्यों भूल रहे हैं आप? इसको भी जरा नोट कीजिए ना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल संजीदगी से चाहती है ये क्राइसिस से स्टेलमेट तोड़ा जाए और हम आगे बढ़े। लेकिन देखना यह है कि हुकूमत के रवैया क्या है। नहीं, मेरा सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। एक दिन अगर इंतखाबात जैसे हुकूमत कहती आ रही है कि थोड़ा सा तहरीक इंसाफ के अंदर रहते हुए हमें गुफ्तगू करनी होगी, आइन के दायरे के अंदर रहते हुए। और अगर अदालत भी इसमें कोई हल निकाले और तफवीज करे, जारी बात है 90 दिन का। अभी कुछ चीजें मैं कबल इस वक्त आपसे शेयर नहीं कर सकता। अच्छा, एक छोटा सा नुक्ता बता दीजिए कि अदालत ऑलरेडी 90 दिन का वक्त तो ऑलरेडी निकल चुका है ना, अदालत ने ऑलरेडी क्वेश्चन तो बीच में शामिल किया है। इंटरप्रिटेशन है आपकी, ये ट्विस्ट करते हैं आप, चीजों को डिस्टॉर्ट मत कीजिएगा प्लीज। आप किसी के तर्जुमान न बनिए। अदालत कह रही है, सवाल करना चाह रहा हूं, अगर आप मुझे करने दें। मेरा सवाल सर सिर्फ ये है कि ऑलरेडी जो 90 दिन का सुन चुका हूं ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूं किबला। जी जी, जवाब ले लीजिए। अदालत कह रही है कि ये आइन की कदगन है 90 दिन की, हम आइन के पाबंद हैं। उन्होंने फैसला सादर कर दिया, ठीक। इन्होंने ले तो लाल से काम लिया, उन्होंने दोबारा उसको रीटरेट कर दिया, वो अपने फैसले पर कायम है। अब उन्होंने कहा है कि हमने, क्योंकि ये दिन जाया हुए थे, तो हमने मिनिमम पॉसिबल जो टाइम है उसको आगे बढ़ाते हुए देखा कि आइन की जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट को वो कॉम्प्रोमाइज नहीं। बिल्कुल साहब, मेरे सवाल का मेरा अगला हिस्सा यही था सवाल का कि इस मिनिमम टाइम जिसको अदालत ने लिया है, अगर इस मिनिमम टाइम में अदालत ही थोड़ा और इजाफा करे, उस पर क्या मौक़िफ़ होगा आपका? देखिए, ये अभी कहना कबल इस वक्त है, हमें देखना होगा वहां क्या सूरत हाल है, आइन क्या कहता है। हमें अपनी पार्टी से कंसल्ट करना होगा, हमें अपनी लीगल टीम से कंसल्ट करना होगा, मुझे अली जफर साहब से कंसल्ट करना होगा और उनसे रहनुमाई लेनी होगी। हमारी वो नुमाइंदगी कर रहे थे। ठीक है। और चेयरमैन ने कंप्लीटली मैंडेट आपको दे दिया है कल की पेशी के लिए? चेयरमैन साहब ने मुझे कहा है कि कल मैं पार्टी की नुमाइंदगी करूंगा सुप्रीम कोर्ट में।
ठीक है शाह साहब, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब नुमा तहरीक इंसाफ के इस वक्त मौक़िफ़ दे रहे थे, पीटीआई की तरफ से क्या सूरत हाल है। अकील हमारे साथ एक बार फिर अदालत से। अकील, आपने शाह महमूद कुरैशी साहब को भी सुना होगा, उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से एक तो इमरान खान साहब ने शाह महमूद साहब को नामजद किया है कि वो कल मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने पेश हो सकते हैं। आप तफसीलात बता रहे थे कि अदालत ने इज़हार इत्मीनान किया उस ब्रीफिंग पर जो DGMO और DGISI ने दी, मजीद क्या ऐड करे थे उसमें, अकील बताइएगा प्लीज़। देखें, अदालत ने जहां पर उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया, वहीं जो वज़ारत दिफा की रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि इलेक्शंस अक्टूबर के पहले हफ्ते में करवाए जाएं और सुप्रीम कोर्ट अपना हुक्म रिकॉल कर ले, अपना हुक्म वापस ले ले, उसके ऊपर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। 8 अक्टूबर की तारीख क्यों दी जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, इस हवाले से वजारत की दिफा की जो रिपोर्ट है वो कोई तसल्ली बख्श नहीं है। अच्छा। लिहाजा ये चीज़ भी क्लियर नजर आ रही है कि अदालत 8 अक्टूबर की तारीख के ऊपर भी मुतमईन नहीं है। अब सियासी जमातें क्या करती हैं ये तो हमें कल पता चलेगा, लेकिन वो जो 90 रोज़ के अंदर आइनी इंतखाबात करवाने का जिक्र है आइन के अंदर, उसके हवाले से आज फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 90 रोज़ का टाइम पीरियड जो था वो तो 14 अप्रैल को ख़त्म हो गया, लेकिन हम एक हुक्म दे चुके हैं, अब हमें उस हुक्म के हवाले से आगे बढ़ना है। आगे किस तरह बढ़ना है, इसके लिए कोई रास्ता निकालना है। अगर सियासी जमातें आपस में मिल बैठकर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करती हैं तो ये बड़ा खुश आइंद होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील उनके रहनमा जो है फैसल चौधरी, वो भी अदालत में मौजूद थे। उन्होंने जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें बुलाकर इस्तफसार किया तो उनकी जानिब से दोबारा से गिले शिकवे किए गए और जो प्रोसीडिंग थी उसे डिट्रैक करने की कोशिश की गई। मसलन उन्होंने कोर्ट से कहा कि अकील आपको रुकना पड़ेगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब मीडिया से बात करिए आप। मरियम औरंगजेब वज़ीर इत्तलात इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रही थी और इससे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाली ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उस पर भी आपको आगाह किया। ये मनाज़र आप बराह रास्त देख रहे हैं। इससे पहले अकील अफजल हमारे साथ मौजूद थे। आपको एक दफ़ा अगर ये सारा मंजरनामा आपके सामने रखे, आज इस इंतहाई अहम केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई जिसमें मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कुछ बड़े अहम रिमार्क्स दिए और कल तमाम जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन को कल अदालत ने तलब किया है और अदालत ने कहा है कि सियासी तौर पर अगर इस पर बातचीत हो सकती है तो अदालत ये मौका देने के लिए तैयार है। बिल्कुल, मरियम औरंगजेब की तरफ दोबारा चलते हैं जहां वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा इस वक्त लाइव हैं हमारे साथ? नहीं है, मरियम साहिबा नहीं है जी। चले हम इस पे आपको एक बार फिर ये बता दें कि आज ये बड़ा अहम मामला है, बड़ी अहम समाअत है और कल 11 बजे इसकी समाअत दोबारा होनी है। शाह महमूद कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ। उनको ये मैंडेट दिया गया है कि वो अदालत में जाके अपना मौक़िफ़ सामने रख सकते हैं और अब ऐसा लगता है कि अदालत कोई मज़ीद आगे रास्ता मुअस्सस अदालत निकालना चाहती है, जो कि इससे पहले जो रिमार्क सामने आए थे वो बड़े अहम थे और अदालत ने यह कहा था कि हम अपना दिया हुआ फैसला तो वापस नहीं ले सकते, ताहम अब हमें आगे बढ़ना है। सो आगे बढ़ने के लिए हल यही कि सियासी जमातें आपस में इस मामले को सेटल करें। लगता है कि अब शायद कुछ बौरानी कैफियत टल सकती है, खत्म हो सकती है, एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है बाहर। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए खैर रमज़ान। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रही हैं, अपनी हुकूमत की कारकर्दगी लोगों के सामने रख रही हैं। इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे आने वाले बुलेटिन्स में भी और अपडेट्स में भी। फिल वक्त बढ़ते हैं प्रोग्राम में मौजू की जानिब जिससे हमने आगाज़ किया था। तो चूँकि रमज़ान है और रमज़ान में खैर की बात ज़रूरी है। बाप दुनिया की वो अजीम हस्ती है जो अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपनी जान तक लड़ा देता है और ये बात हम सबको मालूम है। औलाद के लिए हर आसाइश को मुमकिन करना बाप ही का काम है और ऐसी दास्तानें रकम करता है कि आफरी और बाप जो अपनी बच्चों की राहत के लिए हम वक्त कोशिशों, काविशों, मुशक्क़तों में मसरूफ़ अमल रहकर ज़िंदगी गुजारता है और ज़रूरियात को पूरा करता है, जान तक की कुर्बानी से दरेक नहीं करता, अपने अहले खाना के लिए हर किस्म की एफ़र्ट करता है। इसी हस्ती के बारे में हमने आज बात करनी है और फिर साथ ये कि क्या औलाद वो हक़ अदा कर पाती है या नहीं, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल, आज हम बाप के हवाले से तो बात करेंगे लेकिन साथ में जो माँ का रोल होता है उसको भी हम बिल्कुल नहीं फरामोश कर सकते। बल्कि माँ वो हस्ती है जो औलाद को तकलीफ़ में देखकर अपना दुख भूल जाती है, अपने आप को भूल जाती है। माँ है तो सब है, माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। और आज हम वालिदैन की फ़जीलत और अज़मत के हवाले से बात करेंगे। उसके लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। एनुल हक बगदादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ साथ जी किचन के अंदर आपको पता है हमारे साथ आमना इलियास होती हैं। आमना को भी हम खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू वेरी मच। आमना कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। और इसके साथ साथ हमारे साथ नात ख्वां भी हैं, सैयद फ़ाइक अली शराजी हैं,
इनसे भी उनको भी खुशामदीद कहते हैं। फाइक, थैंक यू वेरी मच, और बहुत फाइक की शुक्रिया। नात मुकम्मल नहीं करना, इससे पहले तो हम दोबारा इंशाल्लाह जल्द जरूर वापस इनसे आएंगे, फाइक तो सुनेंगे। जरूर सुनेंगे आप। अच्छा जी, सबसे पहले टॉपिक की जानिब और बल्कि इनफैक्ट आमना की जानिब। हाँ, आज इमरान किचन नहीं भूले, मैं भूल गई हूँ। ये है कि बड़ी देर हो गई ना, आमना को आज हमने वैसे ही डिले करा दिया। आमना बताइए क्या बना जी, आज स्टफ नान बन रहे हैं और साथ में हम लोग नवाबी सेवइयाँ बनाएंगे। मैंने सेवइयाँ बना ली हैं ताकि ये ठंडी हो जाए, इनको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी एंड देन फिर इनकी डिफरेंट तरह की असेंबलिंग बताऊंगी, क्योंकि ईद है तो आपको पता है कोशिश है कि डिफरेंट कुछ इस तरह की जो आप वेरिएशन कहेंगे कलरफुल जेलीज पड़ी है, इससे मुझे फालूदे वाली फील आ हाँ, रही वो है। उसके साथ ही हम इसको अच्छा, असेंबल मिक्स करेंगे। तो 2-3 तरह से कि हम वही सेवइयाँ तो हमने खानी है, मीठी ईद है, तो कुछ हम उसे अच्छा, कुछ हाँ। वेरिएशन कैसे कर सकते हैं, किस तरह से डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगी। उसके लिए मेरे पास क्रीम और जेलीज हैं, गुलाब जामुन भी आपको नजर आ रहे हैं। ओए, तो ये एक अच्छा सा हम आज का प्लेटर गुलाब जामुन भी है इसके अंदर, जी। क्या बात है। और ये जो नान है इसकी मैं जस्ट थोड़ा सा फिलिंग जल्दी से कर उसकी लूंगी। बता दें जी, हमें। ये मैंने डो बना ली है। डो बना के इसको आपको पता है रेस्ट देना होता है, रेस्ट दे लिया है मैंने इसको मैंने पेड़ा करके थोड़ा सा फैला के। और ये मेरी कीमा की फिलिंग है, चिकन का कीमा लिया है, इसमें प्याज, धनिया, लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च और जीरा पाउडर ये मैंने डाल दिया। ये देखिएगा मैं इसको इस तरीके से, ये जैसे वो तंदूरों पे नान मिलते हैं, हमें जी, वैसे ही मिलेंगे। ये वैसे ही नान मिलेंगे इंशाल्लाह क्या आपको। ये बात है। देखिएगा, ये इसको हमने करके इसको बिल्कुल ये पेड़ा इस तरह से ये बंद कर लेना एंड देन अब बस इसको मैंने ये थोड़ा सा इसको मैंने रेस्ट दे लिया है। इसको थोड़ी देर रेस्ट देंगे, इसको मैं रख देती हूँ। ये वाला मैंने इसको रेस्ट दे दिया था, इसको ये देखें बहुत ज़्यादा इसी तरह से आप इसके अंदर फिलिंग करेंगे। इसको फिलिंग करके इस तरीके से मैंने फैला लिया है। और ये मैं इसमें थोड़ा सा दूध इस पर ब्रश करूँगी। ठीक है, इसके साथ आप ऊपर इस पर कलौंजी जो लगाना चाहें। एक मैं ये तिलों वाला बनाऊंगी और साथ में मैंने ये प्याज, धनिया और हरी मिर्चें हैं, इनको चॉप किया हुआ थोड़ा है। garlic कुछ हम type ये इनके साथ बनाएंगे, कुछ गार्लिक नान बनाएंगे इस तरह से। ये देखिएगा, ठीक हो गया, परफेक्ट। आमना आप करें, फिर हम आपकी जानिब दोबारा आते हैं, क्योंकि आज हमारा वैसे ही दीगर मामलात में टाइम ज़रा कम ही है। हम लोग बगदादी साहब से ज़रूर आज के टॉपिक के हवाले से बात करना चाहिए। सर, सबसे पहले तो अभी जिस तरह से हम वालिदैन के हवाले से बात करें, चाहे बाप हो चाहे माँ हो, दोनों का रोल हमारी ज़िंदगियों में बड़ा, जो कह लें ना, ज़रूरी भी है। उनकी मौजूदगी होना ही बहुत बड़ा एक आसरा होता है। माँ बाप की अज़मत और फजीलत के हवाले से कैसे आप इंट्रो कराएंगे इस टॉपिक का? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन इहसाना। फरमाया कि आपके लिए जो सबसे बड़ी इबादत है और इबादत का मुस्तहिक है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। जी बेशक, क्योंकि ज़ाहिर है कायनात के अंदर इंसान को पैदा करना और तमाम तरह के असबाब, हमारी मईशत और हमारी उखरवी ज़िंदगी, हर चीज़ का मालिक और रब की ज़ात है। तो रब ताला इसलिए इबादत का मुस्तहिक है। दुनिया में और कोई भी चीज़ उस इबादत की हकदार नहीं जो अल्लाह है। अब अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह की जो एक नाम है ना अल्लाह का, वो रब भी है ना जी जो उसके सिफाती नाम आते हैं, उनमें एक रब नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम कहते हैं ठीक, कि ये रब है जो तमाम जहानों का पालने वाला। रब की जो अरबी में तारीफ़ की जाती है वो कहते हैं कि ग्रेजुअली किसी चीज़ को बड़ा करने वाला। ठीक। जिस तरह इंसान है ना तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, मादूम होता है। हमें बताया जा रहा है कि आपकी ऑडियो का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सो नीड टू कनेक्ट इट अगेन। हम इसको ठीक करते हैं जी, अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। टॉपिक यहीं से दोबारा बगदादी साहब से डिस्कस करेंगे। खैर रमज़ान में एक बार फिर आपको खुशामदीद। बगदादी साहब, माँ बाप के हवाले से आपने आगाज़ किया, मैं चाहता हूँ वहीं से जहाँ से नुक्ता हमने छोड़ा वहीं से आप आगे बढ़ें। जी इमरान भाई, बेसिकली जो जिस टॉपिक को आज हम लेकर यहाँ बैठे हैं ये टॉपिक इंतहाई अहम है और बिलखुसूस मैं इसलिए अर्ज़ करूँगा कि हम रमज़ान करीम के इस महीने में हैं। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जो आम दिनों में आप अदा करते हैं फ़राइज़, अगर रमज़ान में नवाफल अदा करें तो वो उनकी तरह के उनका सवाब होगा। यानी इतना इबादत का सवाब दर्जात बढ़ जाता है। लेकिन मैं यहाँ अर्ज़ ये करूँगा कि टॉपिक आपका इतनी अहमियत का हामिल है कि अगर कोई शख्स अपने माँ बाप के साथ नाफरमान है या उनके साथ ऐसी गुफ्तगू कर सकता है या उनके आगे से बॉडी लैंग्वेज के साथ यूँ महसूस करवाता है जैसे माँ बाप की बुढ़ापे के अंदर वो बात या जवानी में जैसे भी वो बात उसके ऊपर नागवार गुजरी है, तो ऐसे शख्स की तमाम तरह की इबादत रद्द कर दी जाती हैं। तो इसलिए हम रमज़ान में जब हैं और फिर अभी क्योंकि ये ताक रातें भी हमारे पास आ रही हैं, आखिरी अशरा भी है और ये नजात का अशरा है जहन्नुम की आग से खलासी पाने का। लिहाजा इस टॉपिक के रिलेटेड ये चीज़ है, क्योंकि जब तक हम अपने माँ बाप के हुकूक को समझ कर और उनके एहतराम को समझ कर काम नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इबादत का मुस्तहिक सिर्फ़ और सिर्फ रब ताला की ज़ात है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादत के साथ साथ जहाँ फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह,
कि आपके रब का ये फैसला है कि आपने रब के अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी, व बिल वालिदैन एहसाना मुत्तसिलन माअन बाद फरमा दिया, और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। तो माँ बाप के साथ यानी तौहीद का दर्स देने के बाद माँ बाप के साथ भलाई करने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सिखाना चाहता है कि रब मैं हूँ जिसने इंसान को अदम से वजूद में लाया, लेकिन ये माँ बाप हैं जो ज़ाहिरी सबब बने हैं। और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि रब है, रब क्या है, जिस तरह सूरह फातिहा में आता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब कहते हैं ग्रेजुअली किसी चीज को पालने वाला और बड़ा करने वाला। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आलमीन का रब कहा गया कि वो तमाम कायनात की हर चीज को पालने वाला, हकीकी पालने वाला है। ऐसे ही माँ बाप को भी रब कहा जाता है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह उनके ऊपर अपनी रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला, वो मेरे रब थे। बचपन में वो मेरे रब थे। कैसे रब थे कि वो बचपन में यानी मैं एक नातवा था, एक खून का लोथड़ा था, और मेरे अंदर कोई सकत नहीं थी। मेरे माँ बाप थे जिन्होंने मुझे गर्मी सर्दी से महफूज किया, मुझे खुराक का बंदोबस्त किया, मुझे पाक और साफ रखा, यहाँ तक कि मैं एक तवाना शख्स बन गया। और यहाँ तक भी है कि फिर उन्हीं अशखास में से कुछ लोग आकर नाउज़ु बिल्लाह कोई खुदाई का दावा कर बैठता है, कोई नबूवत का दावा कर बैठता है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि इनके पीछे जो माँ बाप हैं, माँ बाप ने ये बुनियाद डाली थी इंसान की उसको बड़ा करने की। आज आकर अगर कोई बहुत बड़ा सरमायादार बन जाता है, कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर बन जाता है, कोई बहुत बड़ा एंकर बन जाता है, कोई दुनिया के अंदर और कोई काम करता है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे वो इतना नातवां शख्स है, उसके माँ बाप का किरदार है। लिहाजा किसी भी लेवल के फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, फरमाया कि माँ बाप के सामने कलिमा उफ तक कभी नहीं कहना। अच्छा बुज़ैर साहब, आपने नाफरमानी का जिक्र किया। एक तो नाफरमानी वो मुस्तकिल नाफरमानी है कि कोई औलाद ये कह दे कि मैंने वालिदैन की बात नहीं माननी, लोग वालिदैन को छोड़ भी देते हैं, वालिदैन आग कर देते हैं औलाद को, एक तो वो नाफरमानी हो गई। एक अमूमी ज़िंदगी में हमारे कुछ वाक़यात चलते रहते हैं कि अक्सर हम जैसे पढ़ाई के मामले पे मैंने ये डिग्री नहीं करनी, ये करनी है, शादी के मामले पे मैंने यहाँ शादी नहीं करनी, यहाँ करनी है, एक ये भी सिलसिला चलता रहता है और इसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। क्या इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को भी नाफरमानी के ज़ुमरे में इस्लाम लेके जाता है या नहीं, इसकी इजाज़त संभव है औलाद? जी सर, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। बेसिकली ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा के अंदर भी बच्चों को अपने वालिदैन के साथ मुखातब होने का तरीका सिखाया। और इसके ऊपर अगर तशरीह जब इसकी में आ जाएँ तो इमाम अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर कलमा उफ से कम भी कोई होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो भी फरमाते नाफरमानी में शुमार करते हैं। इसी के मुताबिक जब एक और सहाबाए किराम थे, उन्होंने बयान किया कि उनके सामने अपने कपड़ों की गर्द न झाड़ो। आपके कपड़ों के ऊपर गर्द है तो ये माँ बाप के सामने ये गर्द न झाड़ें कि ये उनके कपड़ों पे पड़ जाए तो ये भी नाफरमानी के ज़ुमरे में आएगा। अब इतनी लताफत के साथ और इतनी बारीकी के साथ जब जाकर ये अंदाज़े तखातुब और डीलिंग का अंदाज हमें सिखा दिया गया। अब जो आप बात कर रहे हैं कि कोई इस तरह का मामला पेश आए तो ये जो भी इख्तलाफ राय है आप रख सकते हैं, लेकिन एहतराम के दायरा में रहते हुए, इससे बाहर जाकर नहीं। आप अपनी बात को, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के माँ बाप वो इतने पढ़े लिखे और इतने मुआशरे के अंदर चीज़ों के ऊपर इतनी दस्तरस नहीं होती उनकी, और आप ये समझते हैं कि शायद आप उनसे बहुत आगे हैं और आप अपनी बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं अपने मामले को, तो आपको किसी ऐसा अंदाज में ये बात उनको समझानी होगी, ना कि किसी तलखी के अंदाज में। जब आप तलखी के अंदाज पर चले जाएंगे तो माँ बाप तो बेशक आपकी बात के साथ उस वक्त चारों ना चार राज़ी हो जाएंगे क्योंकि आप बच्चे हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल उस मामले में जाएंगे तो आपको उसका फायदा नहीं होगा। अच्छा। इसकी मिसाल में ये देता हूं कि प्रैक्टिकली वो लोग जो अपनी मर्जी की शादी करते हैं जिसमें माँ बाप की रजा शामिल नहीं होती, मेजॉरिटी जो हमने अपने तजर्बे से देखा कि वो लोग नाकाम हुए हैं, वो कामयाब नहीं हो सके। और उसके पीछे वजह सिर्फ यही होती है, नंबर एक माँ बाप के तजर्बात, नंबर दो माँ बाप की दुआ। तो माँ बाप की दुआ सबसे बड़ी चीज़ है, इसलिए कि आपने वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक आपने सुनी होगी जिसमें आपने बनी इसराइल के 3 अशखास का एक वाक़या सुनाया कि वो 3 जब गार में फंस गए तो इसमें 2 चीज़ें आ जाएंगी कि एक माँ बाप का अदब कितना है और एक मुसीबतों में हमने खुलासी कैसे हासिल करनी है, छुटकारा कैसे पाना है। तो फरमाया कि उनमें से एक वो शख्सों को जो छुटकारा मिला, एक ने जो दुआ की थी वो क्या था कि मैं रात को जब घर आता था बकरियां धोकर उनका दूध सबसे पहले अपने माँ बाप को पेश करता था, फिर अपनी औलाद को देता था। एक रात में लेट हो गया तो मैंने अपने माँ बाप सो गए थे, उनके इंतजार में अपनी औलाद को खिलाया पिलाया नहीं, वो भूखे रहे। मेरे माँ बाप सोए थे, मैंने उनकी नींद के खलल के डर के पेश नज़र उनको जगाया भी नहीं, साथ खड़ा रहा कि जिस वक्त उठ जाएं ताकि मैं फौरी पेश कर दूं। ऐ अल्लाह, अगर मेरा ये काम दुरुस्त था तो तुम मुझे इस मुश्किल से निजात दिला। आप अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक कि चट्टान के आगे से वो पत्थर हट गया, गोया के
ये अमल उसका अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ मकबूल था। तो आज हम अपने माँ बाप की खिदमत के अंदर खुद हमें गैस करना चाहिए कि हम कितने माँ बाप के करीब चले गए हैं, हम अपने माँ बाप की कितनी खिदमत करते हैं। बिल्कुल, हमारा सेगमेंट का वक्त आज वक्त कलील ही था हमें मिला, लेकिन आखिरी कुछ लम्हात हैं और रमज़ान भी जा रहा है, तो आप इस हवाले से भी और ख़ास तौर पे माँ बाप की जो खिदमत है, शफ़क़त है, उसके लिए कुछ भी बगदादी साहब इन दी एंड ये मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा इमरान कोई भाई, नसीहत कर पाएँ हमारे बुनियादी में ये नसीहत करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन जिन चीज़ों को जो मुकाम दिया है उनको वो हक़ अदा करें, यानी जिस चीज़ को जिस जगह पर रखा हुआ है उसका हक़ अदा कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपना हक़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके साथ मोहब्बत का अपना हक़ है, उनके हकाम की पाबंदी और बजा लाना, माँ बाप का अपना हक़ है, पड़ोसियों के अपने हुकूक हैं, बच्चों के अपने हुकूक हैं, बीवी बहन भाइयों रिश्तेदारों के अपने हुकूक हैं, उन तमाम हुकूक को अदा करें, यही सबसे बड़ी इबादत है। आप फ़राइज़ को छोड़कर नफली इबादत के पीछे मत भागें। जो आता है कि 27वीं आ गई है, शब कदर आ गई है, पूरी रात बैठ के इबादत करेंगे, बाकी दुनिया में जो मर्जी हमारे से होता रहे हम करते रहेंगे, जब तक आप फ़राइज़ को अल्लाह का हुक्म समझकर उसके ताबेदारी और रज़ा के साथ पूरा नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपकी नवाफिल नमाजों का क्या बात है। बहुत बहुत खूबसूरत बात बगदादी साहब इस क्लोजिंग नोट के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और आपने बहुत ही कम वक्त के अंदर ये बड़ा वसीम मौजू है और बगदादी साहब ने इसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हमारे सामने रखा। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना, बस को यकीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ए रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हसी, ऐ अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ए रसूले अमीन। बस में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। बस में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ए रसूले अमीन। तेरा
तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस जमीन पे हुआ, आसमां पे हुआ, तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस जमीन पे हुआ, आसमां पे हुआ, क्या अरब क्या अजम सब है ज़ेरे नगी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले फ़ाइक़ अली शिराज़ी बहुत खूबसूरत नात शरीफ आपके सामने पेश कर रहे थे। इस उम्मीद के साथ कि ईमान ज़रूर ताज़ा हुआ है माशाल्लाह। रमज़ान के आखिरी दिन है और इस पे इतनी खूबसूरत नात सुनने के बाद यकीनी तौर पे ईमान ताज़ा होता है। हम आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसमें हम कुछ जैसा कि पूरे शो में ही कोशिश होती है खैर की बात होती रहे, उसकी जानिब भी हमने जाना है। लेकिन इससे पहले कल से बल्कि इनफेक्ट परसों से हमने आपको कुछ ईद के हवाले से तजावीज़ देना शुरू की हैं, जिसका सिलसिला चल रहा है। ईद करीब है और आपको पता है बड़ा ही रश मार्केट्स के अंदर भी हो गया है, लोग शॉपिंग करने में मसरूफ़ हैं और ये भी सोच रहे हैं कि ईद पे तोहफे क्या लेके जाएं, तोहफे क्या लेके जाएं। और जब आप किसी के घर जाएं तो मीठे के बगैर तो ईद अधूरी होती है। और इस साल कैडबरी ओकेजन ने हमें इसका बेहतरीन सोल्यूशन दिया है। बेहतर मीठा चॉकलेट से और ज़्यादा बेहतर क्या हो सकती है कोई चीज़। जब आप भी किसी के घर जाएं, आप सोच रहे होते हैं बिस्किट्स लेके जाएं, मिठाई लेके जाएं, कौन सी मीठी चीज़ लेके जाएं, तो चॉकलेट ऐसी चीज़ है जो सबको पसंद होती है। तो अगर आप किसी को तोहफा देना चाहते हैं और किसी के घर जाना चाहते हैं तो ये प्यारा सा बॉक्स है कैडबरी का, इसको लेके जाएं और किसी की ईद मीठी हो जाएगी। बिल्कुल जी, कैडबरी ओकेजन्स आप इसको पिक करें। दिस शुड बी योर बेस्ट चॉइस एंड द फर्स्ट चॉइस। बेहतरीन मीठा अगर आप चाहते हैं कि आप इस ईद पर अपने प्यारों को बतौर तोहफतन दें तो आप ज़रूर इसको लेकर जाइए। और आसान भी है आपके लिए और हम कहते हैं कि ईद मीठी हो जाएगी, इस लिहाज से मोहब्बतें भी बढ़ती हैं और बच्चों को तो चॉकलेट पसंद होती है। सो कैडबरी ओकेजन्स इज फॉर यू। कैडबरी ओकेजन्स आमना के किचन में भी पड़ी हुई आमना के किचन में भी आमना पड़ी के हर जगह आमना ने भी रखी हुई। आमना आपके किचन में इस मीठे के अलावा और क्या मीठा है ये बताएं। मीठी ईद है तो मीठे की ही बात हो रही है। तो मीठा जो है वो असेंबलिंग पे बस जा रहा है। अभी ये सेवइयाँ बन चुकी हैं, ठंडी भी हो गई हैं ये, और यहाँ मेरे पास क्रीम है और साथ में ये जेलीज तो आपको नज़र आ रही हैं। ये मैंने सेवइयों की लेयर लगाई है इसमें और अब मैं इसमें एक जेली की जो है वो लेयर लगा रही हूँ। ठीक है, इसके साथ फिर मैं इसमें ऊपर क्रीम डाल दूँगी, ये देखिए, और फिर उसके ऊपर हम जो है वो गुलाब जामुन के साथ इसको सर्व करेंगे। बाकी ये नान जो है आप देख सकते हैं कि ये असेंबल हो गए हुए हैं, बिल्कुल ही मैंने रखे हुए हैं कि मैं आपको दिखा दूं इनकी जो फाइनल लुक है। और इसके बाद इनको करेंगी? ये तकरीबन 20 to 25 मिनट्स में बेक हो जाएंगे, कलर आ जाएगा इन पे। और ये मैंने इनको क्योंकि छोड़ना ज़रूरी है क्योंकि थोड़ी सी डो राइज होती है, थोड़ा सा जब नान एक्चुअली अपनी शेप में आएंगे तो बस अब ये रेडी है अंदर जाने के लिए। इनको मैं अंदर रख दूँगी। 2 कलर्स की जेलीज ली हैं मैंने, दोनों कलर एक पार्टी का झंडा बना रही हैं आप, जरा ध्यान से। अरे नहीं आप हर चीज को पॉलिटिसाइज करते हैं। थोड़ी देर बाद आप सियासत लेकर आते हैं बीच में। सेवइयां गैर सियासी, इन्होंने हाँ सब मीठा गैर सियासी है जी। बिल्कुल भी ठीक हो गया, सियासत नहीं है ये। क्या ऑब्जर्वेशन है वैसे इमरान आप है आप पे। यहाँ हम खाने की बात कर रहे हैं। ओहो अभी इस पे इसी तरह से मैंने गलत साबित नहीं कर मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपकी सोच में जा रही हूँ कि आपने कहाँ से निकाला। मैं बेक होने के लिए इनको रखने लगी हूँ क्योंकि इनको फिर 20-25 मिनट्स ये असेंबलिंग होगी आपकी सेवइयों की आमना जी, सॉरी असेंबलिंग हो गई है जी। बस ये एक लेयर मैंने इस पे और लगानी है, वो मैं लगा रही हूँ। ये इसी तरह से ही मैं ये भी सेवइयों की लेयर है। इसी तरह फिर क्रीम और जेली इसी तरह से इनको मैं करके और फिर इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं ताकि स्टार तक। अब मैं जब इन सेवइयों को देखूंगी मुझे हंसी आएगी। सॉरी आमना, आपके खाने में नहीं मैं हंस रही, इस कमेंट के ऊपर मुझे हंसी आएगी। लेकिन स्टिल चले आमना, आप अपनी इसकी फाइनल करें असेंबलिंग ताकि हम फिर दोबारा से आपकी जानिब भी आते हैं। और अब हम जरा कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, आपको पता है इस घंटे के अंदर कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो भी मसाइल हैं उनके हवाले से हाईलाइट करें। और इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में
खून की जो बीमारी है थैलेसीमिया, इसके खिलाफ आगाही तो दी जा रही है मगर लोग अब भी इसके हवाले से कुछ ज़्यादा अवेयर नहीं है, कुछ अमल दरामद करने से भी गुरेज हैं, कुछ मुख्तलिफ वजूहात भी हैं। थैलेसीमिया जी एक जेनेटिक बीमारी, एक मौरिसी बीमारी है जिसकी दो इकसाम है, थैलेसीमिया माइनर एंड थैलेसीमिया मेजर। ये बीमारी जो है वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है और इस बीमारी के दौरान जो खून बनने का अमल है वो रुक जाता है और मरीज को खून बार बार लगवाना पड़ता है। थैलेसीमिया के बारे में आगाही हो, एहतियाती तदाबीर हो, बाकायदा इलाज हो, इसकी पेचीदगियाँ ना सिर्फ इससे बचा सकती है, न सिर्फ बचा जा सकता है बल्कि ये जो मरीज़ है ये काबिल ज़िक्र हद तक और सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजार सकता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब तक आप इस हवाले से अवेयर नहीं होंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। इस मरज़ से जो मुतासरा बच्चे हैं उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। एक मोहतात अंदाज़ा ये कहता है कि पाकिस्तान में 1 लाख से ज़ायद बच्चे थैलेसीमिया का शिकार हैं, जबकि पाकिस्तान में हर साल 5000 बच्चे थैलेसीमिया का मरज़ ले के पैदा हो रहे हैं। इसके बारे में आगाही तदाबीर क्या है, इसकी प्रिवेंशन कैसे मुमकिन है और क्या थैलेसीमिया जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उन के अंदर चूँकि वालिदैन से आता है तो क्या इसके हवाले से कोई मौसर कानून साजी मौजूद है या कोई गाइडलाइन मौजूद है, इसी पे हमने अगला बात। बिल्कुल, डॉक्टर शबनम बशीर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है पंजाब थैलेसीमिया प्रोग्राम की, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो हम थैलेसीमिया के हवाले से ज़रूर चाहेंगे, आम लोगों की समझ के लिए हम थोड़ी बहुत बातें बताई हैं बट स्टिल हम चाहेंगे इन डिटेल आप ज़रा थैलेसीमिया को हमारे देखने वालों के लिए एक्सप्लेन कर दें और जो इसका नंबर है ये दिन ब दिन बढ़ रहा है या इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है? जी, बेसिकली थोड़ा सा करेक्शन, एक्स डायरेक्टर पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम, प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी हूँ फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और 7-8 साल मैंने इसकी प्रिवेंशन पे किया एज ए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मैं एम्प्लॉई थी और एडिशनल जॉब थी मेरी। तो बेसिकली थैलेसीमिया तो बहुत बड़ा मसला है, ना सिर्फ पंजाब का बल्कि पूरे पाकिस्तान में इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है और हमारा जितनी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस है इस वक्त जितना भी खून हम इकट्ठा करते हैं मोर देन 30% वो इन बच्चों को ज़िंदा रखने के लिए लगा रहे हैं। अच्छा। तो इवन दो कि जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा बच्चों की तादाद है जो पैदा हो रही है, लेकिन जो प्रेवलेंस है अभी हमने पंजाब में एक थैलेसीमिया रजिस्ट्री पंजाब IT बोर्ड के साथ मिलकर बनाई है, वो तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, जो एक्चुअल है वो इससे शायद थोड़ी कम है। अच्छा। और उसकी वजह ये है कि जैसे दुनिया में तो ये तकरीबन नियर नॉर्मल ज़िंदगी, इसको क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं, जो थैलेसीमिया मेजर का शिकार होते हैं इतनी अच्छी उनको ट्रीटमेंट सर्विसेज और सब कुछ मिलता है कि वो लंबी ज़िंदगी पूरी गुजारते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो थैलेसीमिया रजिस्ट्री के मुताबिक तकरीबन 10 साल के बाद 50% डिक्लाइन आ जाती है। अच्छा। और 20 ईयर्स तक शायद ही कोई बच्चा है जो जिंदा रहता है। तो हाई मोर्टेलिटी एसोसिएटेड विद दिस डिजीज़ हमारे यहाँ स्पेशली बहुत सारी उसकी वजूहात हैं, जो ब्लड का ना मिलना, स्पेशली ये रमज़ान के आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो इनमें एकदम डिक्लाइन आ जाता है डोनेशंस के अंदर। तो इस हवाले से मैं कहूँगी कि डोनेट करना चाहिए। तो दूसरा ये है कि जो इन्फेक्शंस हर किस्म के हेपेटाइटिस B, C, HIV हमारे यहाँ बहुत कॉमन है और इन बच्चों को चूँकि उस तरह से इलाज की सहूलियात। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइप्स तो इसकी 2 हमने बताई, माइनर एंड मेजर, लेकिन क्या इन टाइप्स के अंदर स्टेजेस भी हैं? आई मीन इफ समबडी इज, अगर किसी बच्चे को ये है तो क्या उसमें कोई स्टेजेस भी होंगे जैसे खुदा न खास्ता कैंसर की स्टेजेस होती हैं, ऐसे कुछ है? वो उस तरह से स्टेजेस तो नहीं है, लेकिन चूंकि एक डिजीज़ जब प्रोग्रेस करती है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं। जो थैलेसीमिया की टाइप्स आपने बताई हैं, थैलेसीमिया जो कैरियर या माइनर है वो तो नियर नॉर्मल है, हम में से कोई भी हो सकता है जब तक कि वो स्क्रीन ना कराए। यही वजह है कि जो पेरेंट्स हैं वो दिखने में और इवन उनकी HB भी बिल्कुल नियर नॉर्मल होती है। तो माँ सवाए जब तक वो CBC टेस्ट ना कराएं या इलेक्ट्रोफोरेसिस ना कराएं, इसीलिए ज़रूरी जो लेजिस्लेशन की आपने बात की थी कि शादी से पहले जो है वो थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूर करा लें। देखने में जैसे अगर 100 लोग बैठे हैं, हमारे यहाँ प्रेवलेंस 5 to 6% है, तो 5 से 6 लोग आम नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर वो थैलेसीमिया माइनर होते हैं। जब 2 थैलेसीमिया माइनर आपस में शादी करते हैं तो 25% जो प्रोबेबिलिटी है उस एक प्रेगनेंसी में। डॉक्टर साहब ये तो अगर आपस में शादी करते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात करें तो क्या ये क्योरेबल होता है कि इससे पहले शादी से पहले अगर टेस्ट करा लें? हाँ, और अगर एक उनमें से कैरियर है दूसरा नॉन कैरियर है तो थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, इसमें फर्क कोई फर्क नहीं है, तो मेजर नहीं होगा। इसीलिए हम जो रिकमेंड करते हैं, और अभी हमने एक कराची के अंदर एक प्रोग्राम शुरू करने लगे हैं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ, कि 18 से 35 साल के जितने भी मेल्स हैं उनको टेस्ट करें। क्योंकि जो फीमेल्स के अंदर आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, कॉमन है,
तो वो कंफाउंड करती है इसके डायग्नोसिस को। तो मेल चूंकि बिल्कुल हेल्दी होते हैं, उनकी एज भी पूरी होती है, उनमें इनको डिटेक्ट करना ज़्यादा आसान है। और अगर मेल नॉर्मल है तो फीमेल को उसकी जो वुड बी स्पाउस है उसको हम टेस्ट करना रिकमेंड ही नहीं करते। और इन केस के अगर मेल कैरियर निकल आए तो उसकी जो पार्टनर है प्रोस्पेक्टिव उसका फिर हम रिकमेंड करते हैं कि उसका भी टेस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, दोनों अगर माइनर हैं, अगर दोनों माइनर हैं, कैरियर हैं, तो क्या उनमें भी प्रोबेबिलिटी है? और अच्छा अगर प्रोबेबिलिटी है भी तो क्या वो क्योरेबल है कि शादी से पहले या बच्चा कंसीव करने से पहले वो दोनों जो पार्टनर्स हैं वो उनका बच्चा थैलेसीमिक ना हो, उसके लिए कोई प्रिवेंशन? जी जी बिल्कुल, उसको कहते हैं हमल के दौरान टेस्ट प्रीनेटल डायग्नोसिस। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम ने पिछले 7-8 सालों में पूरे पंजाब के अंदर तकरीबन 25 के करीब गायनाकोलॉजिस्ट ट्रेन किए हैं। हर डिवीजन के अंदर हमारा सेटअप मौजूद है। वो हमल के 11वें हफ्ते में प्लेसेंटल टिश्यू अल्ट्रासाउंड गाइडेड लेके उसका डीएनए लैब, और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी गंगाराम के अंदर वो डीएनए लैब मौजूद है जिसके अंदर हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि माँ जो बच्चा कैरी कर रही है वो थैलेसीमिया मेजर का तो नहीं है। 1 in 4 की प्रोबेबिलिटी में। तो अगर वो थैलेसीमिया मेजर का बच्चा हो तो फतवा हमारे पास अवेलेबल हैं और पूरी दुनिया में वो हैं कि 120 डेज से पहले जो अगर उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, नॉट बियॉन्ड 120 डेज। तो 120 डेज से पहले उसकी टर्मिनेशन हो जाती है। तो इसके लिए फिर एक जिम्मेदारी भी आ जाती है वालिदैन के ऊपर कि वो इस सर्टेन टाइम पीरियड से पहले टेस्ट करवा लें। जी, और अगर उनको इन्फॉर्मेशन, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जितना काम हमने पूरे पंजाब में किया और इवन पूरे मुल्क में ये अवेयरनेस है, हमने सवात से भी लोगों को ट्रेन किया है, कोयटा से भी लोगों को ट्रेन किया है, और एटलीस्ट ये अवेयरनेस दी है कि ये टेस्ट की सहूलत पाकिस्तान में मौजूद है और गंगाराम में इसका हेड ऑफिस है और डीएनए लैब मौजूद है। बहुत महंगा टेस्ट है डॉक्टर साहब? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अंदर ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। और अगर ये प्राइवेटली कराएं तो मे बी ये 35 to 50,000 लगे इस टेस्ट और इसकी डीएनए रिपोर्ट प्रिपेयर करने में, लेकिन टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। लोगों की आसानी के लिए हम एक बार फिर बता दें कि अगर कोई औरत अपना बच्चा कैरी कर रही है, शी इज़ प्रेग्नेंट, वो 120 दिन से पहले थैलेसीमिया का फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करवा सकती हैं। अगर उस टेस्ट में वो थैलेसीमिया मेजर निकल आए तो इनके पास फतवा डॉक्टर साहब ने बताया मौजूद है कि आप उस बच्चे को कैरी ना करें फर्दर, क्योंकि वो टर्मिनेट करा सकते हैं। थैलेसीमिया मेजर होगा वो, बजाय इसके कि आप एक अनहेल्दी बच्चा पैदा करें और बाद में बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारे। तो इस्लाम इस हवाले से अलाउ करता है। डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात। और इसमें ये है कि हमारे यहाँ इस वक्त गंगाराम के अंदर तकरीबन 120-130 के करीब PND सिर्फ प्री नेटल डायग्नोसिस के टेस्ट हम कर रहे हैं, जो कि एक पूरे साल का है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन जो सेंटर ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज है उसका वर्कलोड हम एक महीने में उससे ज़्यादा कर रहे हैं। इससे आप ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि डिजीज़ बर्डन कितना बड़ा है। और हमने इस वक्त तक जो एक्सटेंडेड फैमिली स्क्रीनिंग है उसमें 4 लाख से ज़्यादा कैरियर स्क्रीन पूरे पंजाब में किए हैं। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं। और एक और बड़ी खुशाइंद बात मैं जो बताना चाहूँगी यहाँ पे कि अभी रिसेंटली जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है उसने ईयर 2023 को डिक्लेयर किया है सेफ ब्लड फॉर पंजाब, ये स्लोगन दिया है। और ये इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है ये थैलेसीमिया के बच्चों को होगा, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस अगर इम्प्रूव होगी तो बच्चों के लिए तो ये लाइफ लाइन है। तो होपफुली इंशाल्लाह इस पर हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। और पूरा जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, VC फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी है, हम सब बहुत कीन है कि बड़ी तेज़ी से ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस में बेहतरी लाई जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मजीद हम चूँकि हम टाइम कम चाहेंगे, ज़्यादा चीज़ों को अपडेट कर लें। अब ये जो बच्चे थैलेसीमिक होते हैं, जिनको थैलेसीमिया हो गया है, इनके ट्रीटमेंट के हवाले से पाकिस्तान या पंजाब के अंदर हम बात करें, किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं और इसमें जो रिकवरी के चांसेस, जैसे आपने कहा कि सर्वाइवल रेट कम है, मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है, बट स्टिल क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस हवाले से बच्चे जो हैं वो रिकवर कर जाएं या उनको अगर रेगुलर मिलता रहे ब्लड तो वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? उसमें जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ऑलरेडी ये क्रॉनिक डिजीज़ है, इसलिए कि नंबर थोड़ा उनको ट्रीट करना आसान है। लेकिन यहाँ पे आप रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही इसका ट्रीटमेंट है और ये एक तरह से कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चलेगा। क्योर सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट में है, वो भी हर केस में नहीं होता, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत एक्सपेंसिव है। तो बेस्ट प्रिवेंशन है। जितनी भी डिजीज़ अगर आप देखें, किडनी डिजीज़, लिवर डिसऑर्डर्स, और जितने ये हेपेटाइटिस B, C और डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और
ये सारी की सारी प्रिवेंटेबल है। ठीक है। तो एज ए नेशन हमें अब प्रिवेंशन पे जाना है। रमजान टाइम जी, रमजान का जो कि महीना है और आपने बड़ा डिटेल्स में हमें आपने फिगर्स भी हमारे सामने रखी। जो यंग पेरेंट्स में भी आपको देख रहे हो या वो लोग जो वालिदैन जो अपने बच्चों की शादियां करने का इरादा रखते बिल्कुल हैं सही। आने वाले वक्त के लिए, आप कुछ भी बीइंग स्पेशलिस्ट उनको मशवरा देना चाहें थैलेसीमिया को लेकर? जी जी, वो बिल्कुल ज़रूरी है कि एटलीस्ट थैलेसीमिया का जो कैरियर स्क्रीनिंग है वो शादी से पहले ज़रूर करवाएं। और स्पेशली ऐसे लोग जिनकी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा मौजूद है जो थैलेसीमिया मेजर का ये डायग्नोज्ड है या उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगता है और आपके इल्म में है। और बेसिकली शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट मैंडेटरी होना चाहिए। हमारे मुल्क में है लेकिन चूँकि फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वो हो नहीं पाता। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल जो सिटीज़न शादी से पहले ये टेस्ट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया इतना डिटेल डॉक्टर साहबा ने बताया। थैलेसीमिया जी, अगर आपको लगता है या आपकी फैमिली के अंदर कोई है तो शादी से पहले इसका एक टेस्ट जरूर करा लें। टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर और करा सकते हैं। इससे आपके आने वाली जो जनरेशन है वो भी ऑब्वियसली इस चीज़ से बच सकती है और बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान को अच्छे नंबर्स नहीं हैं जो थैलेसीमिया पेशेंट्स के हवाले से, सो हमने सोचा कि हम इस हवाले से आपको आगाही दें और थैलेसीमिया के हवाले से बात करें। बिल्कुल, एक सेगमेंट की जानिब हमने जाना है। हमारा अगला सेगमेंट है निकले तेरी तलाश में। मुंह वल काबे शरीफ इस पे एक सिलसिला है, आपको दिखाते हैं और वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। मुक़द्दस महीना है रमज़ान का, बहुत ही बाबरकत घड़ियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत महीना है और इसी मुनासबत से हम बात कर रहे हैं मुसन्सर हुसैन ताहिर साहब से उनके सफ़रनामे मुंह वल काबे शरीफ पर, जो कि बहुत ही खूबसूरत सफ़रनामा है और ये ज़रूर पढ़िएगा। इससे आपको बहुत सारे इल्मी रेफरेंसेस भी मिलेंगे, तारीख़ी रेफरेंसेस भी मिलेंगे, बहुत सारी कल्बी वारदातें उनका ज़िक्र मिलेगा, बहुत सारे रूहानी तजर्बों के हवाले से भी आपको इसका जिक्र मिलेगा। बहुत ही कमाल किताब है और रहनुमाई के लिए भी ज़रूर पढ़िए। सफ़रनामे की जो सिनफ है, जो हज के सफ़रनामे की सिनफ है, वो बड़ी कमाल एक खूबसूरत रवायत रही है और उसी रवायत की एक कड़ी या उसी सिलसिले की मुंह वल काबे शरीफ है। तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। मुसन्सर हुसैन ताहिर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रखते हैं। ताहिर साहब, आपके सफ़रनामों के हवाले से जनरली वैसे ये कहा गया है, किसी क्रिटिक भी कहा था, मुझे किस जगह पढ़ा था इस वक्त मुझे याद नहीं है रेफरेंस तो, लेकिन वो था कि आप मंजरों को धड़कने देते हैं। तो ये जो मंजरों को धड़कने देने वाली बात है, यानी आप शुमाल में गए या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आप फिरते हैं और उसके बाद आप सफ़रनामा लिखते हैं तो वो वाकई आपको मंजरों को धड़कने तो देते हैं। यहाँ पे जो जब आप हज के सफ़रनामे पे जाते हैं तो यहाँ मुझे ऐसे लगता है जैसे नाजिर जो है, या आपकी बात कर रहा हूँ कि नाजिर जो है उसकी धड़कनें खुद बेतरतीब थी। तो उस बेतरतीब धड़कनों वाला जो नाजिर है उसने उन मनाजिर को जिन्होंने उसकी धड़कनें बेतरतीब की, कैसे उन मनाजिर को धड़कनें दी और कैसे ये सफ़रनामा लिखा? देखें, वो बिल्कुल आपका सवाल जो है वेरी पोएटिक एंड वेरी क्रिएटिव। ये डेफिनेटली अब नॉर्मल नहीं होते वहाँ। अच्छा, कम से कम मैं नहीं रहा, मैं एक डिफरेंट इंसान था मोस्टली। और वो जो कहते हैं कि मनाजिर को, तो वहाँ मैं, वो मेरी धड़कन और वो जो धड़कन थी वो हम आहंग होते। ठीक है, यानी जो कुछ मैंने बयान किया है वो मेरी अपनी वारदात जो है उस शय के अंदर जो धड़कन है उसके विसाल से जन्म लेती। ठीक है। चुनांचे ये हो नहीं सकता कि भाई मैंने कुछ चीज़ ऑब्ज़र्व की हो या मेरे गुजरी हो और इसलिए नहीं ऑब्ज़र्व की कि इसको लिखूंगा। नहीं, एक आपके सामने एक स्क्रीन चल रही है। मैं अब फिर बात करूंगा कि मुज़फ़्फ़ा की रात सबसे ज़्यादा जो मुझे फैसिनेट करती है, मुज़फ़्फ़ा की रात करती, तो वो वारिद होती हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें। और एट टाइम्स मैं क्योंकि इस पे तो नहीं यकीन रखता ना कि भाई पता नहीं लिखवाया गया है, तो ये कई लोग कहते हैं सारा कुछ यही है, वो मेरे अंदर की एक रुइज़ात है। और बुनियादी तौर पे मैं बहुत सारी चीज़ें जो आपने कही थी ना कि कोई ऐसी चीज़ें जो आपने ना लिखी हों जी, यानी मुआशरे के हवाले से, मुआशरे के हवाले से ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें
हैं जिनका इजहार मैं वैसे कर सकता हूँ, लेकिन किताब में नहीं, क्योंकि जो आई फील कि जो इश्क का इजहार है ना इस तरह खुलेआम, वो इश्क नहीं होता, वो एक हवस हो जाती है। तो ये पोशीदा ही रहना चाहिए, और क्योंकि अपना ज़ाती मामला है ना, ये पब्लिक का नहीं है, तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं जानबूझ के नहीं, लेकिन मैं नहीं शेयर करना चाहता लोगों के साथ। सही सही, बहुत शुक्रिया तार साहब। तार साहब के साथ जो गुफ्तगू का सिलसिला है मूवल काबा शरीफ के हवाले से वो जारी है, और मूवल काबा शरीफ बहुत ही कमाल सफ़रनामा है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। इस किताब में बहुत कुछ है और बहुत ही मुनफरिद सफ़रनामा है। उसकी वजह यह है कि मुसलसल से तार साहब खुद एक बरसगीर के एक और उर्दू अदब के बहुत ही कमाल सफ़रनामा निगार हैं, और एक कमाल सफ़रनामा निगार जो है वो अगर हज का सफ़र करे और फिर उस पर एक सफ़रनामा लिखे तो यकीनन एक खासे की चीज़ होगी। तार साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, मूवल काबा शरीफ के हवाले से मज़ीद उनसे सवालात करेंगे। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में।